उन्होंने बड़ी अच्छी टिप्पणी की है निजता पर। मनमोहन सिंह ने जिस निजता का हवाला दिया है उस पर हमारे कवि की पहली प्रतिक्रिया सुनते हैं। मनमोहन जी, यह जनता से केवल एक छलावा है, निजता मत कहिएगा, इसको केवल एक दिखावा है। और असली मकसद मैडम की तो चाटुकारिता करनी है, असली मकसद मैडम की तो चाटुकारिता करनी है। और कृपा दृष्टि की गुरु दक्षिणा सूद समेत भरनी है, कृपा दृष्टि की गुरु दक्षिणा सूद सहित अब भरनी है, और कृपा दृष्टि की गुरु दक्षिणा सूद सहित अब भरनी है। जब आंच गांधी घराने तक जाती है तब सरकार उसको विशेष गंभीरता से लेती है। सूचना का अधिकार के कानून के 7 साल के बाद प्रधानमंत्री को साक्षात्कार हुआ कि निजता का यह हस्तक्षेप है जब सोनिया गांधी के विदेश यात्रा और उनके उपचार के खर्चे की डिटेल मांगी गई। आइए हमारे साथ जो विशेष अतिथि जुड़े हुए उनके पास चलते हैं। मनोज जी, पत्रकार के नाते आपने दिल्ली के कई सरकारों को देखा है। मैं सरकारी दृष्टिकोण के आधार पर आपको पूछूंगा कि सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री इसको कहता है, आप इसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, एक उदाहरण आपको देता हूं। 4 जनवरी 2011 का हिंदुस्तान टाइम्स अखबार है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये वीडियो फुल स्क्रीन में दिखाते हैं। जी बैंक में कितने फ्रॉड हो रहे हैं हिंदुस्तान में। मतलब केवल पब्लिक सेक्टर बैंक्स का हाल ये है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि 5 साल के अंदर अंदर 252 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने की दूसरे लोगों को जालसाजी करके पैसे निकालने में मदद की। और जब आरटीआई में उनसे जवाब मांगा गया तो आरटीआई में बहुत से बैंक, मतलब ये तो 252 वो हैं जिनके जवाब मिल गए, बहुत से बैंक ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी बहाने से आरटीआई में जवाब देने से ही इनकार कर दिया। तो अभी तो आरटीआई का कानून पूरी तरह से लागू ही नहीं हो पाया है। मतलब लगाम लगाने की बात तो बड़ी अच्छी है कि निजता पे वार ना हो, लेकिन अभी तो आरटीआई का कानून ही लागू नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से। सुरेश चवाणके जी, जो सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ भी हैं, उन्होंने खुद एक एप्लीकेशन भेजी नैनीताल बैंक के चेयरमैन को, खुद एप्लीकेशन एक चिट्ठी लिख के भेजी, कंप्लेंट फॉरवर्ड की। क्यों करनी पड़ी सुरेश जी को? इसलिए क्योंकि आरटीआई में एक सज्जन ने मांगा जवाब बैंक के चेयरमैन, नैनीताल बैंक के चेयरमैन से कि साहब मेरे पिताजी के मरने के 5 साल 1 महीने 21 दिन बाद उनका अकाउंट आपके बैंक में खोल लिया गया। तो ये कैसे खोल गया? और ये मनोज रघुवंशी के सगे छोटे भाई धीरज रघुवंशी ने अकाउंट खोल लिया। मतलब किसने खोल लिया? मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मनोज जी अब तक दूसरों की रिपोर्टिंग करते रहे, लेकिन जो घटना मनोज जी यहां बता रहे ये खुद मनोज जी की घटी हुई घटना है। जी, अब मैंने सुरेश जी को शिकायत की, सुरेश चवाणके जी को मैंने शिकायत की मेल के ऊपर। सुरेश चवाणके जी ने मेल के ऊपर वो शिकायत फॉरवर्ड की चेयरमैन नैनीताल बैंक श्री डीपी सिंह को, और उसकी कॉपी मुझे मार्क की कि ये कहते हुए कि यू हैव नॉट हैंडल दिस प्रॉपरली एंड प्लीज रिप्लाई। चेयरमैन डीपी सिंह ना तो बेटे को जवाब दे रहे हैं, वहां प्रमोद कुमार एक हैं एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट लीगल, उन्होंने बेटे को, जैन साहब के बेटे को, मिस्टर नरेंद्र जैन को जवाब दिया हम आरटीआई में आते ही नहीं है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि साहब हम ये मामला सब जुडिस पड़ा है नैनीताल हाईकोर्ट में। एक तरफ कह रहे हैं हम आते नहीं, फिर कह रहे हैं सब जुडिस भी है। लेकिन अब उनको जवाब नहीं दिया आरटीआई में कि मेरे पिताजी का अकाउंट खोल लिया और बंद भी कर दिया किसी ने मेरे पिताजी की जगह पैदा होके मरने के बाद। और सुरेश जी पूछ रहे हैं तो उनको जवाब नहीं दे रहे हैं। कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने पूछा, उनको जवाब नहीं दिया गया। कई और एडिटर्स ने चैनल्स के और अखबारों के पूछा, उनको। तो अभी तो आरटीआई ही पूरी तरह से कारगर नहीं हो पाया है। अब लगाम लगाने की बात तो बाद में, पहले आरटीआई तो लागू हो। बिल्कुल, लेकिन शायद ये भी कारण हो सकता है कि ये घोड़ा जब उछलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भले भी इसने उछलना अभी शुरू नहीं किया है, जब शुरू हो जाएगा तो क्या हो सकता है, ये घोड़े पर बैठने वाला अगर डरपोक है तो ज्यादा पहले पहचान लेता है, ये कारण भी हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए घोड़ा तो पहचान जाता है सवार कैसा है। घोड़ा तो पहचान जाता है, और घोड़ा बल्कि कोशिश करता है शुरू में कि सवार को उछाल के फेंक दे। जब सवार फेंकता गिरता नहीं है और वो घोड़े को काबू में कर लेता है, तब घोड़ा जो आदेश का पालन करता है। लेकिन यहाँ समस्या घोड़ा नहीं, ऊपर बैठने वाले की है। सही बात है। चलिए हम हर बार राणा जी के पास चलते हैं। राणा जी, आप आरटीआई के कार्यकर्ता, इतना सब कुछ इस पर उपयोग समाज हित में कर चुके हैं, आप प्रधानमंत्री के इस बयान को किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये जो सारी जानकारी पिछले कुछ समय से बाहर आ रही है, जिनसे सरकार का परेशान होना लाजमी है, उसी का एक कारण है। जैसे अभी भाई साहब ने जानकारी दी, मैं एक देना चाहूंगा। पिछले 3-4 वर्षों से आईएसबीटी कश्मीरी गेट पे काम होने लग रहा है। उस पर लगभग 80 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया। 3 बार उसकी डेट बढ़ चुकी है। मैंने उस पर आरटीआई लगाया तो पहले उन्होंने कहा
कि ये हम आरटीआई के तहत जानकारी नहीं दे सकते। फिर उसके बाद कहा कि हम आते नहीं हैं, वही जो बैंक ने आपत्ति करी वही। फिर उसके बाद ये कहा कि हाईकोर्ट में अभी विचाराधीन है। फिर उसके बाद ये कहा कि अभी हाईकोर्ट का केस डिसीजन हो गया है, हम नहीं दे सकते, इसको दूसरा देंगे। दरअसल मैं ये एक खुलासा करना चाहूंगा, पूरी तथ्य मेरे पास नहीं है, कि एक जो डीएलएफ कंपनी है उसने दिल्ली में एक कॉन्ट्रैक्ट की कंपनी बनाई हुई है और वही कंपनी बस अड्डे का निर्माण कर रही है, ऐसा उन्होंने मुझे लिख के दिया है। उसका जो कंपनी का पता है वो डीएलएफ के नाम से है। तो ये एक 3 बार उसकी डेट बढ़ चुकी है उस काम की, अभी तक काम 40% पूरा नहीं हुआ है। ये एक वास्तविक स्थिति है। मेरा ये कहना है कि जो कार्य पूरे नहीं हो पा रहे थे, जो सरकार भ्रष्टाचार कर रही थी या जो सरकार की कमाई का साधन था, उस पर कहीं ना कहीं बंदिश लगी है। इस कारण से सरकार परेशान है और सोनिया जी की तो बात ही अलग है। बिल्कुल। और जहां बात डीएलएफ की आती है वहां पर जीजा जी की भी आती है, इसलिए सरकार और ज्यादा परेशान होती है। मनमोहन जी के पास हम चलते हैं। मनमोहन सिंह जी, आप तो एक तरफ सूचना के अधिकार के कानून को इंप्लीमेंट करते करते कई लोगों का मार खा चुके हैं, हमले आप पर हो चुके हैं, और दूसरी तरफ मनमोहन सिंह इस कानून पर ही हमला कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात बताना चाहूंगा कि जब ये कानून आया था तो इस कानून की रीढ़ की हड्डी है धारा 4, जिसके अंतर्गत ये बोला जाता है कि जो जनता से संबंधित जानकारी है उसको पहले ही वेबसाइट पर डाल दीजिए, और पीडीएस जैसे या फिर ग्राम पंचायत जैसी जगहों पे आप उसको पुतवा के लिखवा दीजिए। तो जब ये चीजें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में रहेंगी तो सबसे ज्यादा जो इनके लोगों के ऊपर ये आरोप लगता है कि लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं। जब सूचना पब्लिक डोमेन में रहेगी तो ब्लैकमेलिंग का सवाल ही खत्म हो जाएगा सबसे पहले। और दूसरा ये चीज है कि जो निजता का जो प्रश्न उठ रहा है वो पहले ही धारा 8 में जो आर्टिकल 21 है, जो हमारा राइट ऑफ प्रिवेसी है, उसके अंतर्गत पहले ही एग्जेम्प्ट कर रखा है। और ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है 19(1) के तहत, उसके अंतर्गत ये सूचना का अधिकार आ रहा है। और ये काफी एक बैलेंस कानून है, पहले ही बैलेंस करके बनाया गया है। लेकिन वही है कि ये जब शुरू में छोटे छोटे खुलासे हो रहे थे तो सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं, अब लेकिन आज की डेट में वो मिनिस्ट्री तक आग पहुंच गई है, तो उसी को अमेंड करने की बात चल रही है, उसको बदलने की बात चल रही है। अभी तक तो केवल 10 जनपद का खर्चा पूछा गया ना, अभी तो और भी बहुत कुछ आना है, तो इसलिए